एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर चाइना को इतने सालों के बाद यानी लगभग 1949 के बाद अभी उनके पास एक बहुत ही अच्छा सेना और साथ ही साथ एक मजबूत इकोनॉमी अभी मिली है। पर इन लोग अभी उपस्थित परिस्थिति में दुनिया के ऊपर राज करने के ये विचार से इन दोनों चीज़ों को उन लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी उसको अच्छी तरीके से वापर नहीं रहे हैं। उन लोग दुनिया के देशों को दबाने की और या उनको राज करने का या उनके ऊपर हुकूमत चलाने की वो विचारों से ही उन लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो अभी इंडिया के साथ अगर ये जो प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहा था, ये एक साइड था। जापान के साथ प्रॉब्लम चला था, तो साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था। पर अभी नई तरीके से यानी लगभग चाइना के साथ कितने भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करता है उस सभी कंट्रीज के साथ ये प्रॉब्लम्स है। मैं हो सकता है तो अभी 18 कंट्रीज का नाम है, सभी कंट्रीज के साथ कौन से प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम्स को चार्ट में डालता हूँ, हो सकता है तो पढ़ लीजिए। तो ये सभी विषयों के बीच में से अभी नई सी यानी सरकार यानी चाइना गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और साथ ही साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने ये सभी इन लोगों ने मिलकर रशिया के ऊपर दावा ठोक दिया। यानी रशिया का जो वॉलीवॉक्सो सिटी जो है, जो सिटी जो गर्म पानी की तट है यानी उनकी पोर्ट है, तो उस सिटी के ऊपर इन लोगों ने वो क्लेम हमारा है करके एक बहुत ही बड़ा दावा ठोक दिया उन्होंने। तो ये दावा ठोक दिया तो वो सभी दुनिया के देश के लोगों को टेंशन में आ गया कि रशिया के साथ ये लोग अभी इतने दिनों के साथ छोटे छोटे देशों के साथ लड़ रहा था, उसके बाद इंडिया के साथ लड़ रहा था, तो अभी नए तरीके से रशिया से लड़ने की काम कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ अगर हम देखेंगे तो 160 साल का एनिवर्सरी रशिया वो सिटी यानी वॉलीवॉक्सो सिटी जो है उस सिटी को यानी सॉरी अगर सिटी का नाम ठीक तरीके से नहीं बोल रहा तो सॉरी, एक बार देख लीजिए। तो वो सिटी उस सिटी के ऊपर उन लोग बहुत ही बड़ा यानी लगभग कुछ ही करोड़ का यानी 5-6 करोड़ का आबादी है उस सिटी के अंदर। तो उस सिटी के अंदर इन लोग अभी बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है उस सिटी के अंदर। तो वो सिटी को अभी चाइना क्लेम कर रहा है। तो ये कितने तक सच है अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में एक सेकेंड ओपियम वॉर हुआ था। तो उस वॉर के तहत ये वॉर अगर बोला जाता है कि ये वॉर इंग्लैंड और चाइना के जो राजा थे उसके साथ, क्विंग करके एक राजा था, तो उस समय में इनका युद्ध हुआ था। जो राजा इस चाइना में अगर देखेंगे तो कई विभाग है, तो उस विभाग में से एक विभाग में से आए थे। उन्होंने अभी उपस्थित मेनलैंड चाइना और ऊपर के जो रशिया को टच होते वो चाइना, ये दोनों एक ही कंट्री था, एक ही कंट्री की रूलर के नीचे में रूल था। तो ये रूलर के अंडर में ही वो ऊपर वो जो सिटी था वो पर्टिकुलर सिटी और उसके ऊपर की घना जंगल है वो पूरा उनके अंडर में ऐसा माना जाता है। तो ये जो हुआ था सेकेंड ओपियम वॉर में, जब ये जंग हुआ था उस टाइम पे रशिया भी आक्रमण कर लिया। अगर क्लियरली देख लीजिए उस टाइम पे रशिया में भी राजा था और चाइना में भी राजा था। तो राजा राजा का झगड़ा है। तो इन लोगों का क्या मानना है कि पूरा रशिया, आधा रशिया में इतना है, मंगोलिया में इतना है, इधर इतना है, उधर इतना है, अगर ऐसा बोलते हैं धावा जो ठोकते हैं ना, वो सिर्फ उनका अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, असली हिस्ट्री, तो 3 ही राजा थे जो जबरदस्त ताकतवर राजा। अगर हम देखेंगे तो लगभग 100 से ज्यादा राजा हमारे ताकतवर राजा थे, पर उन लोगों का राजा लगभग 3 ही राजा थे। तो वो 3 राजाओं ने जितना आक्रमण किया है जिधर जिधर, यानी माइनलैंड चाइना का एक राजा था, नीचे एक राजा था, वो बाजू एक राजा था, वो तीनों राजा को इनका ही राजा करके कह कर इन लोग बाकी जो टेरिटरीज के जो अभी दूसरे देशों में है तो उसको क्लेम करते आ रहा है। तो रशिया ने कई इंडिया के ट्विटर पेज में, सभी कई देशों के ट्विटर पेज में, एम्बेसी के ट्विटर पेज में सब इन्होंने ट्वीट किया था। तो उसके अगेंस्ट में ग्लोबल टाइम्स के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने इसके अगेंस्ट में उन्होंने ट्वीट डाला कि वो जो सिटी और वो जो टेरिटरी है वो हमारा है करके एक बहुत ही बड़ा एक धावा ठोक दिया था। तो ये सभी एक चीज़ में प्रॉब्लम चल रहा तो ये तो अभी चला। तो ये टॉपिक को मैं रिसर्च करते हुए थोड़ा आगे गया तो जुलाई के महीने में भूटान के ऊपर भी इन्होंने धावा ठोक दिया कि ये भूटान 29 जून के महीने में, सॉरी जुलाई नहीं जून के महीने में, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा धावा ठोक दिया कि भूटान का जो एक बहुत ही बड़ा एक नेचर पार्क है, वाइल्ड लाइफ पार्क है, तो वो पार्क को यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज करके कौन से ये है एक काउंसिल है, तो वो काउंसिल यूएस में है। तो यूएस से वो काउंसिल ने एक बहुत ही बड़ा एक मीटिंग रखा था पूरे दुनिया के देशों का। तो उस मीटिंग के तहत भूटान ने कहीं मतलब यानी फंड रिलीफ मांगी थी उस वाइल्ड लाइफ जो इसे पार्क है उस पार्क को डेवलप करना, यानी उस जगह को डेवलप करने के लिए। तो उस टाइम पे वही टाइम पे
अगर हम देखेंगे अनफॉर्चुनेटली भूटान का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो आया ही नहीं, यानी उन लोग जो ये जो मीटिंग जो था वो फिजिकली कोई अटेंड नहीं किया था, यानी बाय वीडियो जो टेलीकास्ट होती है तो उसमें इन्होंने आपस में ये किया था, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस इश्यूज में चाइना एक उधर ढावा ठोक दिया कि वो जो पार्क है, उस पार्क का भी नाम बोलता हूँ मैं, तो वो पार्क हमारा है, ऐसा एक बहुत ही बड़ा ढावा ठोक दिया। तो उधर देखे तो भूटान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आखिरी में इंडिया ने उस मैटर को उठाकर उन लोगों के बीच में डिस्कशन किया, और जो चाइना ने जो दावा ठोका है वो दावा गलत है करके ओपनली साबित कर दिया। अगर हम देखेंगे तो इसमें सच्चाई कितना हद तक है, 1979 में ही चाइना ने इस विषय को एक्सेप्ट किया था कि भूटान के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, और नॉर्थन पार्ट यानी नॉर्थ ईस्ट पार्ट यानी नॉर्थन साइड में जो चाइना और भूटान का जो बॉर्डर्स आती है उस बॉर्डर्स में प्रॉब्लम है, और ईस्टर्न पार्ट में प्रॉब्लम्स है करके, अगर बाकी प्रॉब्लम में कहीं नहीं है करके चाइना ने खुद लिख कर दिया है। पर अभी उपस्थित परिस्थिति में चाइना दूसरी तरीके से एक क्लेम्स वगैरह करते आ रही है। तो इस क्लेम्स के जो भूटान के जो गवर्नमेंट है एक बहुत ही बड़ा ईमेल भी भेजा, बहुत ही बड़ा डिस्कशन किया बीजिंग से, पर वो उधर बीजिंग में उनके यानी बीजिंग को हम जानते हैं कि बीजिंग कभी किसी का विषय सुनता ही नहीं है, जो भी करता है उनका मन मर्जी से करते जाते हैं चाइनीज़। तो ये विषय कितने हद तक जाता है हम देखते हैं जरूर, पर इस विषय को चाइना ने सपोर्ट किया, यानी इसका कारण अगर हम देखेंगे तो वो सभी चीज़ों का कारण इंडिया को यानी नेपाल के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, भूटान के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये सभी प्रॉब्लम्स का एक मेन रीज़न इंडिया को प्रेशर लेके आना है, यानी इंडिया के ऊपर प्रेशर लेके आने के, क्योंकि छोटे छोटे देशों के ऊपर अगर कोई चाइना अगर रिएक्ट करता है यानी प्रेशर करता है तो उसका रिएक्शन और डायरेक्टली इफेक्ट इंडिया के ऊपर होगा, ये चाइना अच्छी तरीके से जानता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा एक रिएक्शन उन्होंने एक उस मीटिंग में बोल दिया। उस मीटिंग में बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, अगर हालांकि देखेंगे तो हम उस मीटिंग में उसको उस विषय के ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स है वो इस बात को बहुत ही एग्रेसिवली आगे लेकर जा रहे हैं। ये विषय अभी उपस्थित परिस्थिति में वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड न्यूज़ में एक हॉट टॉपिक है, हम समझ सकते हैं। तो अभी जो झटका है वो भूटान के लिए बहुत अच्छी तरीके से लगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि भूटान के जो युवा लोग हैं जैसे हम और आप है, यानी युवा जो लोग हैं 25-30 साल के अंदर के जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा करके प्रेशर, यानी उन लोगों को ऐसा एक मेंटालिटी में लेके आया है कि इंडिया गलत देश है, चाइना बहुत अच्छा देश है करके। तो ये कॉन्सेप्ट उधर के जो लोग ज़्यादा करके जो स्पाई एजेंट्स रहते हैं उन एजेंट्स के द्वारा उधर बहुत ही हद तक उन्होंने उधर फैलाया है। तो उधर के अभी उनको जैसे कश्मीर में जो युवा थी हमारे इंडिया के अगेंस्ट में, वैसे ही सिचुएशंस भूटान में लेके आया था। तो ये विषय हम देखेंगे कि उन लोग कैसे लेते हैं, और इंडिया के तरफ अभी उधर के जो युवा है पलटेगा और उनके अच्छा विचार भारत के प्रतीक रखेगा, ऐसा हम मानकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करिए। इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ अपने साथ रहे बन के रहिए, ठीक है। अंटिल देन बाय, राघव क्रांति कृष्ण।